रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिए टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसीं देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSIR सोसाइटी के साथ की बैठक, देश के वैज्ञानिकों का जताया आभार। कहा जब मानवता पर आया संकट तब विज्ञान ने तैयार किए भविष्य के रास्ते। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, MPC ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे 2 अहम बैठक, एक बैठक जानकारों के साथ और दूसरी बैठक तैयारी समितियों के साथ होगी। और पंजाब के पूर्व CM सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा कोरोना का टीका 400 रुपए में खरीदकर 1060 में बेच रही सरकार। नमस्कार, ANB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। इसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सोसाइटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना, एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अहम ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। यह लगातार छठा मौका है जब बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 4% पर रखने का फैसला किया, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% बना रहेगा।
साथ ही बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष और 2022 के लिए जीडीपी के विकास दर पर बदलाव करते हुए उसे 9.5% रखा है। इसके पहले जीडीपी की विकास दर 10.5% रहने का अनुमान जताया गया था। आरबीआई गवर्नर ने कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पहली लहर ने पहुंचाया। Assessment, the MPC voted unanimously to maintain status quo, that is keeping the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Since the MPC's meeting in April, the second wave of the COVID-19 has surged across several states and spread into smaller towns and villages, leaving a trail of human misery and उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए जिन जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम हो गई थी, वहां कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई थी। ताजा स्थिति के अनुसार झांसी जनपद में कुल एक्टिव केस की संख्या 600 से कम हो गई है। ऐसे में अब यहां भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। साप्ताहिक और रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी संबंधित नियम इन जिलों में लागू होंगे। ये निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई टीम 9 की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि बेहतर होती स्थिति के दृष्टिगत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ ओपीडी और आईपीडी सेवाएं 4 जून से प्रारंभ की जा रही है। अब यहां ऑपरेशन भी हो सकेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन को घेरा। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि अब सभी यहां तक कि कथित दुश्मन भी ये कहने लगे हैं कि मैं चीन के वुहान लैब से निकले चीनी वायरस को लेकर सही था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही इसे चीनी वायरस बता रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके कथित दुश्मन समेत सभी यह कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन के वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने एक बयान जारी कर चीन को आड़े हाथों लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के समझौते के 100 दिन पूरे होने के मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का लंबे समय तक कायम रहना पड़ोसी देश की गतिविधियों पर निर्भर करता है। बता दें कि नरवणे 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए थे। दौरा खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पहली गोली हम नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्वास बहुत ही कठिन चीज है और इसे पैदा होने में काफी समय लग जाता है। दोनों देशों में लंबे समय तक अविश्वास रहा, लिहाजा हालात रातों रात नहीं बदल सकते। जनरल ने कहा कि सीमा पर आतंकी ढांचा अभी पूरी तरह से मौजूद है, इसीलिए तैयारियों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सेना प्रमुख ने साफ किया कि निकट भविष्य में सैनिकों की संख्या कम नहीं की जाएगी। That they are indulging in, that is the terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, that continues. And therefore there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. As far as the other question you asked regarding trust, trust is a very difficult thing to come by and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India,
and obviously the situation on that score cannot change overnight. However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने समकक्ष मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि स्थिति अब राज्य बनाम केंद्र की हो गई है। उनके इस बयान पर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और आप मान लीजिए उस मुख्यमंत्री की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो जगनमोहन रेड्डी ने अच्छा किया कि चाटुकारिता छोड़ के उन्होंने ये करना शुरू किया है। बाकियों को भी करना पड़ेगा, वरना लोग जो हैं, उनके राज्यों के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। देखिए ये तो हैरानी की बात है कि पेट्रोल जो है हमारे देश में 100 के पार हो गया है। वो सरकार जो पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने के खिलाफ यहाँ पे आई और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, उनके रहते पेट्रोल डीजल अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है। देश कोरोना से जूझ रहा है और सरकार इस जूझती हुई जनता को नोचकर पैसे कमाने के अंदर व्यस्त है। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि ना तो वैक्सीन है, ना लोगों के लिए इलाज है, ना ऑक्सीजन है, ना ब्लैक फंगस की दवाई है, और ऊपर से सरकार जो है लोगों को लूटने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। देखिए ये तो राजनीतिक सा बयान है। मुझे नहीं पता कि ऐसा राजनीतिक बयान जो है आर्मी चीफ क्यों दे रहे हैं, और ऐसे कोरोना के सीजन में मुझे नहीं पता कि इस बयान को देने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, उन्होंने अपने सोच समझ। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बादल का आरोप है कि अमरिंदर सरकार निजी अस्पतालों को कोरोना की वैक्सीन बेच रही है। शियद नेता ने कहा कि पंजाब सरकार को कोरोना वैक्सीन की एक डोज 400 रुपए में मिली है और इसे वह 1060 रुपए में निजी अस्पतालों को बेच रही है, जबकि निजी अस्पताल ऊंची कीमत वसूल कर लोगों को टीका लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार यदि वैक्सीन की कीमत में सुधार नहीं करती या मुफ्त में लोगों को टीका नहीं लगाती तो वह उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। टीकाकरण पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बादल ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार अगर बनती है तो इस मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें, शियद नेता ने यह आरोप ऐसे समय लगाया जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपनी खरीद से 4 गुना कीमत पर टीकों को बेच रही है। ठाकुर ने टीकों की बिक्री पर पंजाब सरकार पर पारदर्शिता और जवाबदेही न रखने का आरोप लगाया। ठीक जल्दी कंट्रोल ले आओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बीमारी तो पैसा कमाने लगे। लोगों की जाना परवाह नहीं, पर पैसे सरकार पैसा बनाने लगी ते अपने चहेतियां नूं पैसा कमाने का साधन बनाता। मैं सारे पंजाबियों नूं एक गल दसना चाहना, हैरान हो जाओगे तुसीं सुन के। जिहड़ा आपां रोज लाइनां लग के कह रहे हैं कि सानू वैक्सीन दिता जाए, सानू वैक्सीन दिता जाए,
ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼, ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡੋਜ਼, ਪਰ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੇ। ਜਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੁਫਤ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਲਵਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਤੇ 1026 1060, ਮਤਲਬ 660 ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੱਸੋ 400 ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 1060 ਦਾ ਮਿਲ रही है। प्राइवेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब के कोटे के तहत खरीदी गई कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों को बेचने को लेकर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर उठ रहे सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने जवाब दिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कि भी ऐसे हुआ है तो जो उसने डिसाइड करे वो। लेकिन सर ये गलत नहीं है ऐसे वैक्सीन लेके प्राइवेट अस्पतालों को मिलती कितने में, हालांकि जो पैसा आ रहा है वो सरकार वैक्सीन लेने में लगा रही है, लेकिन ये गलत नहीं मानते आप? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ना मैं गलत की बात कर रहा हूँ ना मैं ठीक की बात कर रहा हूँ। भी पूरी पिक्चर हमारे सामने 3 बजे तक आ जाएगी तो आपको स्टेटमेंट दे देंगे हम। लेकिन आपको लगता नहीं कि बिना अधिकारियों को वैक्सीन नहीं दे सकते सर? बिल्कुल, मैं कहना जो उन्होंने ट्वीट किया वो गलत किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो सर इसमें जांच कराएंगे? डेफिनेटली कराएंगे। लेकिन कितने जांच कोई करेगा, मैं खुद कर लूँ, उसमें क्या है? तो सर जो इसका मतलब कि अधिकारियों ने जो आपको जो फीडबैक सही अधिकारियों ने फीडबैक सूचित किए। मेरी बात सुन लो, वैक्सीन का मेरे कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है।
ऑक्सीजन का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, कोविड की परचेज का मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में तो सिर्फ जो हॉस्पिटल ओवर चार्जिंग करते हैं उनको मैं देखता हूँ, प्लस जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखता हूँ, जो टेस्टिंग सैंपलिंग गांव में होती है, शहर में होती है, कैंप लगते हैं वैक्सीनेशन के, वो मैं देखता हूँ। एक्चुअली की है कि हमने अपने चीफ सेक्रेटरी को डेजिग्नेट किया हुआ है, वो सारा चीज देखते हैं और आगे नोडल अफसरों ने बना रखे हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए राहुल तिवारी है, तो वैक्सीनेशन के लिए विकास गर्ग है। इस मामले में अफसरशाही की गलती है, जिसकी भी होएगी उसको जरूर इसका। लेकिन सर क्या अफसर जो है बिना सरकार के वैक्सीन कितने रुपए में ले रहे हैं सरकार को पड़ रही है? जो हमारे को 400 रुपए में हम ले रहे हैं तो वो फ्री लगा रहे हैं हम, तो जो मेरी फैसिलिटी पे लग रही है। सर 2 वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन कितने में और कोविशील्ड कितने में है? नहीं ऐसे है, उनको पहले उनका रेट ज्यादा था, उन्होंने कम कर दिया था, लेकिन जो हमारे कुछ लोग कारपोरेट सेक्टर के लोग हैं वो अपने लिए परचेज करते हैं, बोले थ्रू। खबरें लगातार जारी है, यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੀ ਫੈमिली ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ये हमें जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे यहाँ जो बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं, और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रही खींचतान के बीच अब पंजाब सरकार पर बड़ा आरोप लगा है। खबर है कि पंजाब सरकार राज्य के कोटे की कोवैक्सीन को निजी अस्पतालों में बेच रही है। इस पर प्रकाश जावड़ेकर का क्या कुछ कहना रहा, आपको सुनाते हैं। क्या विचित्र राजनीति चल रही है। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है, वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है, और पिछले 6 महीने से यह आपसी लड़ाई उनकी चल रही है। आज तो पूरा पंजाब पार्टी और सरकार दिल्ली में है पिछले 3-4 दिन से, वहां पंजाब को कौन देखेगा। अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए पंजाब के लोगों की अनदेखी करना ये कांग्रेस का बड़ा पाप है। मैं तो राहुल गांधी से कहूंगा कि दूसरों को लेक्चर देने के बजाय अपने राज्य में ठीक काम हो इसका पहला विचार करें। और अभी जो आज एक न्यूज आई है वो तो बहुत ही खतरनाक है कि कोवैक्सीन के उनको 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को
1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। यानी कोविन जैसे वैक्सीनेशन में भी वो राज्य सरकार प्रॉफिट ही कमाना चाहती है, तो ये कैसा जनता का प्रशासन है। आज कांग्रेस की ये स्थिति, और जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दिए सभी स्टेट्स के द्वारा, और सभी स्टेट्स को वो फ्री दिए हैं, और इन्होंने ही मांगा था कि डिसेंट्रलाइज करो। अब डिसेंट्रलाइज करने के बाद कह रहे हैं कि नहीं सेंट्रलाइज करो, तो ये रोज बदलती भूमिका। और ध्यान दे अपने मैनेजमेंट पर, ताकि पंजाब के लोगों को राहत मिले। आज लोगों की यही मुख्य मांग है, अपेक्षा है। यह वक्त है एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है, या मैनू खांसी हो गई, या मैनू जुकाम हो गया, या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंजाब में इन दिनों कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह मसला गहराता जा रहा है। इस बीच पंजाब कांग्रेस में गुटबाजी को हल करने के लिए आला कमान ने पार्टी के 3 सदस्यीय पैनल को गठित किया है। इस 3 सदस्यीय पैनल में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पंजाब के प्रभारी हरीश रावत और पूर्व सांसद जयप्रकाश शामिल हैं। वहीं इस मुद्दे पर बात करते हुए कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बताया कि समिति के तीनों सदस्यों ने अंबिका सोनी से फोन पर बात की और उनसे मार्गदर्शन लिया। उन्होंने स्थिति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र भेजा है। आया है और उनका आशीर्वाद भी हमने लिया और अब सबकी राय हमको मिल चुकी है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ बात करना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। प्रताप सिंह बाटवा, शमशेर सिंह ढूलो ऑलरेडी एंटर हैं, वो पहले भी मिल चुके हैं कमेटी से। जी उनको नहीं बुलाया है, लेकिन कोई बात कहनी होगी तो बात कर लेंगे। आज मुलाकात का आखिरी दिन है सर। हाँ, और रिपोर्ट कब तक आप लोग सौंपेंगे सर? जल्दी। सर कल राहुल गांधी ने भी आप लोगों से बात की है, आप लोगों ने राहुल गांधी से भी बात की है? आप सब कयास लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे। सर आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या? आज पीसी करेंगे आप लोग? ना कुछ नहीं। आज राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैप्टन अमरिंदर, हमारे जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष जो है आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मिलकर 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, जब वो आएंगे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी से अपने इस्तीफे पर तेलंगाना के पूर्व मंत्री एटाला राजेंद्र का बयान सामने आया है। आज हैदराबाद में उन्होंने कहा कि मुझ पर लगाए गए आरोप गलत हैं। मेरी मांग और निवेदन है कि सीबीआई से जांच करा ले। अगर कुछ भी गलत होता है तो जो भी सजा मिलेगी मैं उसके लिए तैयार हूं। बीजेपी ज्वाइन करने पर मैं चर्चा करके निर्णय लूंगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, इसीलिए आज 19 साल पार्टी में काम करने के बाद इस्तीफा दिया। उनकी मांग थी कि आप इस्तीफा देकर बात करें। मैं 6 बार जीतकर आया हूं, लोगों की राय लेकर क्या करना है इसके बारे में बताऊंगा। एक नहीं 10-12 टाइम पे वो हुआ था। उसमें बहुत बार बोलने का कोशिश किया था मगर नहीं सुने थे। इस गवर्नमेंट के अंदर तो समष्टि जो निर्णय लेने का है वो ख़त्म कर चुका है। जो लोग आंदोलन में उनके साथ कदम उठाया था वो लोग अभी एक बाहर जा रहा है। जो लोग मूवमेंट को अगेंस्ट जो काम कर रहा है वो लोग अभी नज़दीक हो गए हैं। जो मूवमेंट स्पिरिट था, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, स्पिरिट था, वो ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं आज 19 साल में जो काम किया था पार्टी के अंदर, मैं रिजिग्नेशन कर दिया पार्टी को। और हमारा कॉन्सेंस के अंदर मैं 6 बार जीत के आया था। वो लोग डिमांड करे थे आप रिज़ाइन करके बात करो बोल के। शर्म का आदमी हूँ, रेशम का आदमी हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। वहीं आसाराम के ऋषिकेश में इलाज के लिए आयुर्वेदिक संस्थान भेजने की याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गई है। आसाराम को ऋषिकेश के आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने भी रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आसाराम की ओर से स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई। बीते दिनों कोरोना संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती कराया गया। आसाराम इलाज के कुछ ही दिनों के बाद कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया। बिहार के दरभंगा की रहने वाली साइकिल गर्ल ज्योति पासवान के पिता की मौत की खबर से दुखी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने फोन पर ज्योति पासवान से बात कर ढांढस बंधाया। प्रियंका गांधी ने कांग्रेसी नेता मशकूर अहमद उस्मानी के हाथों ज्योति के घर दवा, सैनिटाइजर और संवेदना पत्र भेजा। साइकिल गर्ल ज्योति ने बताया कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने वादा किया है कि वे उसके पढ़ाई लिखाई के खर्च के साथ हर संभव मदद करेंगी। वो पूछ रहे थे प्रियंका दीदी ने कि मतलब बाबू कैसे पापा डेट कर गए, तुम सारा बात बताए। तो हम बोले कि यही लॉकडाउन के चक्कर में आए थे, ये लॉकडाउन में, और मेरे पापा यही लॉकडाउन में डेट कर गए थे। तो सारा चीज़ बोले तो बोला तुम चिंता मत लो, पढ़ाई लिखाई का खर्चा सब हम उठा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी फैमिली का भी खर्चा सब उठा रहे हैं। जो चीज़ का कमी हो हमको कॉल करना, हम तुम्हारे साथ देंगे। सब ये सब बोले थे। तो तुमने कुछ डिमांड भी रखा कि क्या होगा, कुछ बताया भी उनको? हम तो अभी भविष्य के लिए चिंतित हो। हम इतना बोले कि हम पहले बहुत सोच रहे थे कि हम ये करें वो करें, लेकिन अब तो मेरे पापा जी डेट कर गए, तो 2 भाई एक सिस्टर है, उसका भी सोच अधिक है। तो बोला कि चिंता मत लो, ये सबके चक्कर में हम लोग हैं।
उम्मीद जगी है? हाँ, उम्मीद तो जगी है। तो क्या चाहती क्या? वही अब खर्चा उठाना चाहते दीदी, तो हम पढ़ाई लिखाई करेंगे सबको। मिलने की भी कोई बात हुई क्या? हाँ, अभी हाँ मिलने की भी हमको बोले थे कि हमको मिलने का भी बहुत शौक है। क्या बोली? बोले ठीक है। कोई समय भी दिया गया? नहीं, अभी नहीं। तो जाओगी मिलने के लिए जब बुलाएगी तो? हाँ। क्या कहोगे, मिल के क्या कहोगे? वही जो बात होंगे वो बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ज्योति जी से बात करना चाह रहे हैं। फिर हमने इनसे बात की और हमने लाइनअप किया, इनकी बात हमने करवाई। बात हम लोगों ने इनको करवा दिया। उन्होंने संवेदना व्यक्त की और ये बताया कि पूरी तरह से इनके जो परिवार और इनके साथ जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कांग्रेस के तमाम लीडर्स, तमाम नेता इनके साथ खड़े हैं। ज्योति आज सिर्फ दरभंगा या कमतौल के लिए जो है वो प्रेरणा वाली व्यक्ति नहीं है। ये इन्होंने पूरे देश के तमाम बच्चों को, तमाम लड़कियों को, तमाम युवाओं को जो है इन्होंने प्रेरित किया है कि किस तरह से बिना पैसे के अभाव में होते हुए भी किस तरह से माता पिता की सेवा करनी है, किस तरह से दुख सुख में अपने परिवार के साथ खड़ा होना है। इस तरह की कहानी जो है वो प्रेरणा देती है लोगों को। मुझे भी बहुत प्रेरणा मिली है कि श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी को भी इससे प्रेरणा मिली है। तभी उन्होंने इनसे बात की, गहरी संवेदना व्यक्त की और एक पत्र है जो उन्होंने मुझे भेजा है। ये पत्र मैं आपको लोगों को अभी दे भी दूंगा। ये पत्र इन्होंने भेजा है ज्योति जी को, जो हमने आपके सामने हैंडओवर कर दिया है। इस पत्र में उनका शोक संदेश है और हमने फिर पत्र में ये लिखा है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। प्रिय कुमारी ज्योति पासवान जी, आपके पिता श्री मोहन पासवान जी के निधन के समाचार से मुझे बहुत कष्ट हुआ है। मुझे एहसास है कि आपको और आपके परिवार को इस पीड़ा को सहन करना कितना तकलीफदेह होगा। मैं आपके और आपके पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ। आप अपना ख्याल रखिए। आपकी प्रिय। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਿੰਡ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਉਸ ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਲਥ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ 100 ਦੇ 100 ਹੈਲਥ 94 ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। केरल में कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में अब गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके बाद राज्य सरकार ने अब संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दे दी है। 5 से 9 जून तक लगाए गए नए प्रतिबंधों के मुताबिक अब जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने की अनुमति दी गई है, उन्हें शुक्रवार से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि ये शनिवार से बुधवार तक बंद रहेंगे। इसके अलावा केवल आवश्यक वस्तुओं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए सामान और निर्माण सामग्री बेचने वाली दुकानों को उस विशेष समय अवधि के दौरान खोलने की अनुमति होगी। केरल सरकार पिछले 2 सप्ताह से राज्य में परीक्षण सकारात्मकता दर को लेकर चिंतित है। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस की रफ्तार तेज हुई है और 1.25 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में देश में 1,32,364 नए कोरोना के केस और 2,713 संक्रमितों की इस महामारी ने जान ले ली। बता दें कि बुधवार को देश में करीब 1.5 लाख नए केस आए थे और 2,887 मरीजों की मौत हुई थी। एक्टिव केस की अगर हम बात करें तो फिलहाल इनकी संख्या 16,35,993 है, जो बुधवार को भी थी, यानी कि 24 घंटे में देश में करीब 77,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। देश में कोरोना डेथ रेट 1.18% है, जबकि रिकवरी रेट 92% से ज्यादा है। खास बात यह है कि देश में लगातार 11वें दिन पॉजिटिविटी रेट 10% से नीचे रही है। बहरहाल देश में अब कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,85,74,350 हो गई, जबकि मौतों की कुल संख्या 3,40,702 होगी। वैक्सीनेशन के मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश में गुरुवार को 28,75,000 टीके लगाए गए। देश में अब तक 22,41,09,448 लोगों को वैक्सीन की डोज मिल चुकी है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भले ही 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का वादा किया था, लेकिन अब तक यह वादा सिर्फ हवा में नजर आ रहा है, क्योंकि मनपा द्वारा बनाए गए किसी भी वैक्सीन सेंटर में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार ने अब तक वैक्सीन खरीदने का काम नहीं किया है। टेंडर के माध्यम से जो वादा किया गया था वह भी खोखला निकला, जबकि विपक्ष और प्राइवेट हॉस्पिटल और अन्य प्राइवेट नर्सिंग होम में वैक्सीन उपलब्ध है। क्योंकि युवाओं में वैक्सीन को लेकर लगातार मांग बढ़ रही है और यही कारण है कि मलाड पूर्व चिल्ड्रन एकेडमी में बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर के मार्गदर्शन में अपोलो हॉस्पिटल की मदद से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन सेंटर खोला गया। महाराष्ट्र सरकार ने भले ही दावा किया हो कि 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अब तक महाराष्ट्र सरकार ने उस बात पर कायम नहीं रही। लिहाजन अब जो विपक्ष यानी कि भाजपा द्वारा लगातार लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाने का काम शुरू कर दिया गया है। यह इलाका है मुंबई के मलाड का, जहां के स्थानीय विधायक अतुल भातखलकर ने यहां 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की है। हालांकि उस वक्त वैक्सीन दी जा रही थी जब राज्य सरकार। इसी के साथ खबर दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबर दोपहर में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगबानी। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की बैठक की अध्यक्षता की। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल हुए। इसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सोसाइटी को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। संकट में समाधान और संभावनाओं को तलाशना एक नए सामर्थ्य का सृजन कर देना, और यही तो साइंस का मूलभूत स्वभाव है, बेसिक नेचर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने अहम ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। यह लगातार छठा मौका है जब बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 4% पर रखने का फैसला किया, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% बना रहेगा। साथ ही बैंक ने मौजूदा वित्तीय वर्ष और 2022 के लिए जीडीपी के विकास दर पर बदलाव करते हुए उसे 9.5% रखा है। इसके पहले जीडीपी की विकास दर 10.5% रहने का अनुमान जताया गया था। आरबीआई गवर्नर ने कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने अर्थव्यवस्था को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना पहली लहर ने पहुंचाया। Assessment, the MPC voted unanimously to maintain status quo, that is keeping the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided unanimously to continue with the accommodative stance as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy, while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reverse repo rate also remains unchanged at 3.35%. Since the MPC's meeting in April, the second wave of the COVID-19 has surged across several states and spread into smaller towns and villages, leaving a trail of human misery and उत्तर प्रदेश में कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए जिन जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 600 से कम हो गई थी, वहां कोरोना कर्फ्यू से छूट दी गई थी। ताजा स्थिति के अनुसार झांसी जनपद में कुल एक्टिव केस की संख्या 600 से कम हो गई है। ऐसे में अब यहां भी सप्ताह में 5 दिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। साप्ताहिक और रात्रिकालीन बंदी सहित अन्य सभी संबंधित नियम इन जिलों में लागू होंगे। ये निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई टीम 9 की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को निर्देश दिया कि बेहतर होती स्थिति के दृष्टिगत जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल के साथ ओपीडी और आईपीडी सेवाएं 4 जून से प्रारंभ की जा रही है। अब यहां ऑपरेशन भी हो सकेंगे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन को घेरा।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान जारी करते हुए कहा कि अब सभी यहां तक कि कथित दुश्मन भी ये कहने लगे हैं कि मैं चीन के वुहान लैब से निकले चीनी वायरस को लेकर सही था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही इसे चीनी वायरस बता रहे हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उनके कथित दुश्मन समेत सभी यह कह रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से निकला है। ट्रंप ने एक बयान जारी कर चीन को आड़े हाथों लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के समझौते के 100 दिन पूरे होने के मौके पर सेना प्रमुख जनरल एमएन नरवणे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का लंबे समय तक कायम रहना पड़ोसी देश की गतिविधियों पर निर्भर करता है। बता दें कि नरवणे 2 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए थे। दौरा खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन पहली गोली हम नहीं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि विश्वास बहुत ही कठिन चीज है और इसे पैदा होने में काफी समय लग जाता है। दोनों देशों में लंबे समय तक अविश्वास रहा, लिहाजा हालात रातों रात नहीं बदल सकते। जनरल ने कहा कि सीमा पर आतंकी ढांचा अभी पूरी तरह से मौजूद है, इसीलिए तैयारियों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। सेना प्रमुख ने साफ किया कि निकट भविष्य में सैनिकों की संख्या कम नहीं की जाएगी। That they are indulging in, that is the terror infrastructure which is there on the other side of the LC, the terrorist camps, the terrorists, and that continues. And therefore there can be no slackening as far as we are concerned in our levels of preparedness or alertness. As far as the other question you asked regarding trust, trust is a very difficult thing to come by and it takes a very long time to develop. And there have been decades of mistrust between Pakistan and India, and obviously the situation on that score cannot change overnight. However, if the ceasefire continues, if they continue to observe the ceasefire in letter and spirit, if they stop and desist from trying to push terrorists across and foment trouble in India, then all these small steps will definitely go incrementally to build up that level of trust between the two countries. So as I said, the onus is entirely on Pakistan to build up on whatever we have achieved so far. खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अपने समकक्ष मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि स्थिति अब राज्य बनाम केंद्र की हो गई है। उनके इस बयान पर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। और आप मान लीजिए उस मुख्यमंत्री की राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो जगन मोहन रेड्डी ने अच्छा किया कि चाटुकारिता छोड़ के उन्होंने ये करना शुरू किया है। बाकियों को भी करना पड़ेगा, वरना लोग जो हैं, उनके राज्यों के लोग उन्हें माफ नहीं करेंगे। देखिए ये तो हैरानी की बात है कि पेट्रोल जो है हमारे देश में 100 के पार हो गया है। वो सरकार जो पेट्रोल डीजल के दामों के बढ़ने के खिलाफ यहाँ पे आई और बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, उनके रहते पेट्रोल डीजल अब तक के सबसे ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है।
देश कोरोना से जूझ रहा है और सरकार इस जूझती हुई जनता को नोचकर पैसे कमाने के अंदर व्यस्त है। मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि ना तो वैक्सीन है, ना लोगों के लिए इलाज है, ना ऑक्सीजन है, ना ब्लैक फंगस की दवाई है, और ऊपर से सरकार जो है लोगों को लूटने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। देखिए, ये तो राजनीतिक सा बयान है। मुझे नहीं पता कि ऐसा राजनीतिक बयान जो है आर्मी चीफ क्यों दे रहे हैं, और ऐसे कोरोना के सीजन में मुझे नहीं पता कि इस बयान को देने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, उन्होंने अपने सोच समझ। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बादल का आरोप है कि अमरिंदर सरकार निजी अस्पतालों को कोरोना की वैक्सीन बेच रही है। शियद नेता ने कहा कि पंजाब सरकार को कोरोना वैक्सीन की एक डोज 400 रुपए में मिली है और इसे वह 1060 रुपए में निजी अस्पतालों को बेच रही है, जबकि निजी अस्पताल ऊंची कीमत वसूल कर लोगों को टीका लगा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार यदि वैक्सीन की कीमत में सुधार नहीं करती या मुफ्त में लोगों को टीका नहीं लगाती तो वह उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। टीकाकरण पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए बादल ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार अगर बनती है तो इस मामले की जांच की जाएगी। आपको बता दें, शियद नेता ने यह आरोप ऐसे समय लगाया जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को आरोप लगाया कि पंजाब सरकार अपनी खरीद से 4 गुना कीमत पर टीकों को बेच रही है। ठाकुर ने टीकों की बिक्री पर पंजाब सरकार पर पारदर्शिता और जवाबदेही न रखने का आरोप लगाया। ठीक जल्दी कंट्रोल ले आओ। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बीमारी तो पैसा कमाने लगे। लोगों की जाना परवाह नहीं, पर पैसे सरकार पैसा बनाने लगी ते अपने चहेतियां नूं पैसा कमाने का साधन बनाता। मैं सारे पंजाबियों नूं एक गल दसना चाहना, हैरान हो जाओगे तुसीं सुन के। जिहड़ा आपां रोज लाइनां लग के कह रहे हैं कि सानू वैक्सीन दिता जाए, सानू वैक्सीन दिता जाए। अज भी मैं अखबार पढ़ रहा सी जिथे अखबारां च आया कि जिले च वैक्सीन है नहीं। मैं वैक्सीन है नहीं दी असली कहानी दसना चाहना सारिਆਂ ਨੂੰ। क्यों वैक्सीन है नहीं, सारे पंजाबियों ਨੂੰ दसना चाहना कि वैक्सीन हैगे है, पर पंजाब सरकार लुटन ते लगी है। जेड़ी वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है वो 400 रुपये ते खरीदी है। 400 रुपये का एक डोज, एक इंजैक्शन, एक डोज, पर ला नहीं रही 400 रुपये दे। या लाना चाहिए सी मुफ्त, जिवें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने कोलों वैक्सीन मुफ्त लवाई है लोगों दी, पर कर की रही है पंजाब सरकार 400 रुपये दे खरीद के प्राइवेट हॉस्पिटल सौदा हो गया इन्हां सरकार दे मंत्रियों का। प्राइवेट हॉस्पिटलों दे रही है 1000 रुपये ते 1026 1060, मतलब 660 रुपये पंजाब सरकार कर रही है। ते उन्होंने नोटिफिकेशन कढ़िया कि सारा पैसा इस अकाउंट च जमा कराओ। हुण कल दसो 400 का वैक्सीन पंजाब सरकार प्राइवेट हॉस्पिटलों नूं 1060 का मिल रही है। प्राइवेट खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में स्वागत है आप सभी का। घरेलू बाजार में शुक्रवार यानी आज 4 जून से तेल के दाम जारी कर दिए गए हैं। 2 दिन के बाद आज फिर से तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों द्वारा जारी कीमतों में पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपए,
प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 85.66 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुरुवार और बुधवार को कोई बदलाव नहीं किया गया था। इससे पहले 1 जून को पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल आया था। बता दें कि गुरुवार को घरेलू बाजार में तेल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया। गुरुवार को राजधानी दिल्ली में घरेलू बाजार में 3 जून को पेट्रोल की कीमत 94.49 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 85.38 रुपए प्रति लीटर रही थी। बुधवार को भी ईंधन के दाम यही थे। बहुत ज़्यादा रेट बढ़ते जा रहे हैं। इसकी मार जो है गरीब जनता भुगत रही है और सरकार हर चीज़ को बढ़ाई जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है कि इस कोरोना काल में वैसे ही पब्लिक के पास कुछ काम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन ये रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इसका खामियाजा सरकार को नहीं और सिर्फ जनता को ही भुगतना। देखिए, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। अभी 94 रुपये 80 पैसे हो गया है आज, और ये आम आदमी में बहुत बोझ है क्योंकि आज आम आदमी वैसे ही परेशान है कि उसकी जो सैलरी है लास्ट ईयर के मुकाबले कुछ बढ़ी नहीं है। काफ़ी सारे लोगों की नौकरी चली गई है और बिजनेसमैन भी ठप पड़े हैं, बिजनेस भी सारे ठप हैं। अभी लॉकडाउन से अभी बंद पड़ा है तो उद्योग धंधे बंद है। तो ऐसे में पेट्रोल का जो दाम है आम आदमी पे बहुत असर कर रहा है। उसकी दूसरी ज़रूरतों को पूरा कर नहीं पा रहा है अपनी, और काफ़ी हिस्सा उसका आने जाने में निकल जाता है। और दिल्ली में तो वैसे ही काफ़ी सारे लोग दूर दूर से आते हैं और लगभग 1/3 सैलरी का खर्चा है उनका। सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग के लिए क्या क्या है। दिक्कत तो सब है, इससे तो हर चीज़ जो है महंगाई की ओर बढ़ेगा। क्या किया जा सकता है, और हम लोग सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि कम से कम कोविड भी है, वो भी एक समस्या है, उसमें से पेट्रोल का भी रेट बढ़ रहा है, वो भी एक समस्या है। कैसे जिएगा आदमी? डालना हुआ जिस हिसाब से अभी लॉकडाउन में या कोरोना में बेरोजगारी बढ़ा है और लोग आम आदमी जो है सो खाना पीना का ही जुगाड़ नहीं लगा पा रहे हैं। उस हिसाब से वो अगर पेट्रोल का कीमत, डीजल का कीमत अगर बढ़ते चला जाएगा, कहाँ से वो अफोर्ड करेंगे, कहाँ से वो बियर करेंगे? तो ये तो सरकार का एक तरह से जाती है एक आम जनता के ऊपर में, और क्या कहा जा सकता है इस मामले में। बेशक आम जाती है ये क्या है, क्या कि बहुत एक्सेस दाम बढ़ गया। मतलब पॉकेट हम लोग का उतना अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मजबूरी है भराना, बिना इसके काम नहीं होता हम लोग का। जैसे हम लोग एक सेल्समैन है, ठीक है, तो सेल्समैन को भाई घूमने के लिए पेमेंट वगैरह लाना होता है, बिना गाड़ी का हम लोग का हो नहीं पा रहा है काम। मजबूरी में बढ़ाते हैं, क्या करें। परेशानी तो पॉकेट उतना अलाउ नहीं कर रहा है। अब इसी में गुजारा करना है। एक तो कोरोना का मार है, उसके बाद से ये भी बढ़ रहा है, इसी में कोप अप करना है। तो अच्छा है लॉकडाउन लग गया, नहीं तो सोचिए डेली अगर गाड़ी निकलती तो क्या होता। परेशानी बहुत हो रही है। 2 व्हीलर से चलते हैं, 4 व्हीलर रखते हुए भी सिर्फ पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी लेके आए हैं, जाके लगा देंगे। जैसे आदमी सोना चांदी जेवर रखता है वैसे ही इसको भी रख रहे हैं, बस बहुत मुश्किल है। अच्छा है ट्रांसफॉर्म कर जाएं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कार पे, हाइब्रिड पे ज़्यादा अच्छा है, कम से कम बचे भी। मार तो है लेकिन सरकार के साथ हम लोग को निभाना है, जब चुने हैं तो 5 साल तक क्या कर सकते हैं। लग रहा है सर, बहुत बुरा लग रहा है। हम तो टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, हमें तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो एक कॉमन मैन है जो रोज अर्निंग करता है, उससे आप पूछिए, उसके लिए 100 रुपये पर डे निकालना कितना मुश्किल है इस कोरोना क्राइसिस में। बहुत डिफिकल्ट है सर, और इस पे गवर्नमेंट को अवश्य कुछ करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल सर बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे, महंगाई पता नहीं कैसे कहाँ से बढ़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इतना महंगा होता चला जा रहा, महंगा हर चीज़ होता जा रहा, और पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा। मतलब महंगा हर चीज़ हो गया और पैसा कहाँ का कहाँ जा रहा। मतलब जो पकड़ा गया पैसा काला धन, ये दुनिया, इसका फ़ायदा हमें कहाँ समझ आया, पता नहीं कहाँ गया। ये समझ में तो आना चाहिए पैसा कहाँ गया, कहाँ कहीं से हमको वापस नहीं मिल रहा है। ये हर चीज़ महंगा अलग से हो जा रहा है। आजकल पेट्रोल टंकी में पैसा ज़्यादा जा रहा है, तेल कम आ रहा है। तेल कम आ रहा है, हाँ, पैसा ज़्यादा जा रहा है, तेल कम आ रहा है। झेलना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है।
हम तो चाहते हैं कि जो है भाई अभी 90 रुपये से ऊपर हो गया शायद में का तेल। अगर हम लोग मान लीजिए गाड़ी हमको चलानी है मान लीजिए 40 किलोमीटर, तो कम से कम हमको 1 लीटर पूरा चाहिए लगभग। और बताइए आज से बढ़िया तो आदमी साइकिल चला जाए, वो बेटर रहेगा। मैं कह रहा हूँ इसमें ये हो सकता है कि सरकार के विरोध में हम बात तो करेंगे नहीं, ये कह सकते हैं कम से कम नियम निकाल दें कि हफ्ते में 3 दिन हर सरकारी कर्मचारी साइकिल से आएगा, पड़ोस में बचेगा और थोड़ा जेब खर्चा भी बच जाएगा। चलिए तो तुराम, ग्राहकों की बातें आपने सुनी है, किस तरह से पेट्रोल और डीजल से जनता परेशान है। अब इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बेतुका बयान दिया है और जिससे राज्य में सियासी पारा गर्मा गया है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भी भरवाना बंद कर दें। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर कांग्रेस को वोट देने वाले और कांग्रेसी ऐसा कर लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने भी पलटवार किया है। सुशील शुक्ला ने ट्वीट कर कहा कि देखिए बीजेपी विधायक की बेशर्मी भरी सलाह, जनता खाना पीना बंद कर दे, पेट्रोल डीजल का उपयोग बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। सुशील आनंद ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल का ये बयान बेशर्मी के हद है। महंगाई की बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से देश का मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग त्रस्त है। केंद्र सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोगों के घरों में चूल्हे बुझ रहे हैं और बीजेपी नेता का इस तरह का बयान देना लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। गौरतलब हो कि कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है, इसी बीच बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। चलिए तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। लगातार जिस तरह से पूर्व मंत्री का ये बयान सामने आया है उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद है। हमारे साथ उम्मेद सिंह जी बीजेपी से मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और रत्नाकर सिंह जो हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले उम्मेद सिंह जी आपके पास ही आऊंगी। आप ही के पूर्व मंत्री हैं ये, जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है कि खाना पीना छोड़ दो। क्या जनता आप खाना पीना भी छोड़ दे? वाकई आपसे अगर महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप जनता को इस तरह की सलाह देंगे? देखिए मुस्कान जी, मैं थोड़ा सा इन सब को जो बयान है, ये बयान अगर सही है और मैंने जो सुना हूँ तो मैं इस बयान के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक भाजपा का सिपाही होने के बावजूद भी मैं अगर इस टाइप का बयान मुझे खुद भी नहीं पसंद आया है तो जनता को कैसे पसंद आएगा? ये बयान का वो जाने, वो उनका काम है, उन्होंने क्यों ये बयान दिया और वो पार्टी अपना डिसीजन लेगी। मैं इतना जानता हूँ कि महंगाई निश्चित तौर पे है। हम लोग भी, सभी लोग, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, ये केवल ये नहीं है कि रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के हैं तो केवल वो पेट्रोल भराते हैं, हम भाजपा के हैं तो हम पानी से चलाते हैं। हम सबको यूज में जरूरत है और महंगा हुआ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बहुत डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े हैं और उसका कारण इंटरनेशनल मार्केट है। आज सरकार को जो कदम उठाना चाहिए पूरी तरह से लगे हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी भी, और ये जो हमारे परिवहन मंत्री जी भी, उससे जो है गाड़ियां भी अस्थायी हल निकालने का भी प्रयास चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां, बैटरी की गाड़ियां, ये सब भी लाने का प्रयास में पूरी तरह से और काफी तेजी से आ रहा है मार्केट में। ठीक है रत्नाकर सिंह जी, एक अस्थायी हल है। ठीक है इंटरनेशनल मार्केट का प्रॉब्लम है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, और जो है उसको मानना चाहिए। न मानने से जनता का रेट कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कहा आपने उमेश जी। जिस तरह से आपने इस बात को माना है और कहा है कि आप उनके समर्थन में नहीं है, ये बहुत सही बात है, क्योंकि इस तरह के बयान जो होते हैं वो बेहद शर्मनाक है। रत्नाकर सिंह जी, आपने भी पूरा बयान सुना पूर्व मंत्री का, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस बयान पर? देखिए, उमेश सिंह जी कह रहे हैं कि उनका बयान है और उनके बयान से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं यह बता दूं कि जब इस तरह की जो इनके मन की बात जो सामने पब्लिकली आ जाती है तो यही इस तरह से ये पल्ला झाड़ लेते हैं व्यक्तिगत बयान बोल के, और
पीछे हट जाते हैं। जैसा कि ये अपना कंसर्न दिखा रहे थे, ये चिंतित थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं, इनकी चिंता है, ये कुछ कर नहीं रहे हैं। जनता आज जो अभाव में जी रही है, और पिछले महीने की ही बात ले लीजिए अगर, तो 16 बार एक महीने के अंदर, मई के महीने में ही सिर्फ 16 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो चुका है। और यह टैक्स जीवी सरकार है और जनता से टैक्स वसूलने का काम कर रही है। कोरोना काल में जहाँ पे एक तरफ लोगों की मदद करनी चाहिए, जहाँ पे लोगों की आय घट गई है, 97% लोग जो है अपने जो आय था उनका उससे वो कम हो गया है, तो इस दौरान लोगों की मदद करनी चाहिए, उनको आय बढ़ाने की सोचनी चाहिए, उनको बजट किस तरह से हो इस तरह का ध्यान रखना चाहिए। तो यह सरकार इनके ऊपर टैक्स का बोझ जो है इतना बढ़ा देती है। आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि जो उमेश सिंह जी अभी कह रहे थे कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि इंटरनेशनल की क्रूड जो ठीकरा जो आप क्रूड ऑयल पे फोड़ रहे हैं, जरा आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि जब भी $150 पर बैरल क्रूड था तो मनमोहन सरकार में, यूपीए सरकार में हमने 65 रुपए डीजल पेट्रोल बेचा था। आज जो है $72 पर बैरल क्रूड है और आप जो है पेट्रोल बेच रहे हैं 100 रुपए के पार। तो जब क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप जो है पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा देते हैं, जब क्रूड ऑयल की कीमतें घटती हैं तो उस समय आप बढ़ाते नहीं है और ठीकरा क्रूड ऑयल पे थोप देते हैं। तो कहीं न कहीं जनता को यह भ्रमित करने का काम मोदी सरकार कर रही है। जनता के प्रति जवाबदेही का काम मोदी सरकार नहीं कर रही है और आज अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। जब इनके वित्त मंत्री ये कह सकते हैं, जब प्याज के दाम बढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि सदन में वित्त मंत्री ने क्या कहा था, मैं प्याज खाती नहीं हूं। मतलब आप जनता त्राई त्राई कर रही है और ये अपनी जिम्मेदारियों से वित्त मंत्री वित्त मंत्री हैं, उनको यह कहना चाहिए कि किस तरह से प्याज के दाम घटाने हैं और जनता को कम कीमत में दाम मिले। तो ये कहते हैं कि प्याज के दाम जो है ये प्याज खाती नहीं है। उसी तरह इनके स्वास्थ्य मंत्री उमेश जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह जी ने जो बातें कही है उन पर भी जवाब दीजिएगा, और जिस तरह से उन्होंने ये जो डिटेल बताई है रिक्रूट ऑयल की, किस तरह से उसके रेट जब घटे तब आपने जो इंटरनेशनल मार्केट के रेट जब घटे हैं तो उसके बाद आपने पेट्रोल डीजल के रेट नहीं घटाए हैं, इनकी बात का जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन एक सवाल मेरा ये है आपसे कि अब बेरोजगारी की दर भी आपने देख ली है, हाल ही में आंकड़े आए हैं 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हुए सिर्फ मई के महीने में, उस पर भी आप ध्यान दीजिए थोड़ा। और महंगाई किस तरह से कम करनी है, क्या सरकार कर रही है इसके लिए? निश्चित तौर पे मुस्कान जी, मैं तो बड़ा ही उससे, और मैं बताऊं कि मैं आज मैं एज नेता के हैसियत से बोल रहा हूं, जबकि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहा हूं और मैं बहुत ही सम्मान करता हूं रत्नाकर सिंह जी का भी। मैं कभी भी इस तरह का डिबेट में कभी नहीं रहता हूं। आप लोग भी सालों से देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी कुछ लोगों का नाली के कीड़े और ये और वो अलग अलग तरह की, चाहे हमारी पार्टी के किसी भी पार्टी के रहे हों, ये सब किसी भी तरह से बात करना अच्छा नहीं। मैं तो बहुत हंस के और सही तरीके से जो जनता को भी समझने आए मैं उसी पे बताना चाहता हूँ। निश्चित रत्नाकर जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लेकिन जो रेट घटने और बढ़ने की बात है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये जरूर ध्यान दें कि आज जब 36 पैसे 40 पैसे का भी डीजल और पेट्रोल रहा है तो बढ़ते बढ़ते 2014 में 87 रुपए के रेट पे भी गया है। तो वो भी समय था, कांग्रेस ही थी, कोई और नहीं था। लेकिन ये समय, ये देखिए महंगाई जो है वो दिन प्रतिदिन निश्चित है कि वो बढ़ेगा घटेगा, ये चलता रहता है। और हमारे समझ में तो जब से मैं समझने लगा, बढ़ने छोड़ घटा नहीं है, चाहे वो गोल्ड हो चाहे कोई भी चीज हो, जो भी चीज ले लो, लैंड ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो वो होता है। लेकिन आज त्राहिमाम कर रही है जनता, ये निश्चित दर्द है। क्योंकि उमेश जी, आपने जिक्र किया इंटरनेशनल मार्केट में अगर देखिए दाम बढ़ते हैं तो सरकार फिलहाल क्या कर रही है, मेरा ये सवाल था आपसे, मैं इस पे भी जवाब चाहूंगी। लेकिन ये देखिए कि सेंटर का जो सेस होता है पेट्रोल डीजल पर, अगर सेंटर उसको घटाती है, सेंटर का तो एक ही इकलौता सेस होता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर वो सेस को घटाती है पेट्रोल डीजल से तो कहीं ना कहीं जनता को राहत मिल सकती है और शायद केंद्र के इस कदम के बाद राज्य भी इस सेस को धीरे धीरे घटाने लगे। हाँ, ये थोड़ा सा ये डिसीजन हो गया था 2014 कांग्रेस के टाइम पे ही और वही चल रहा है।
असल में ये डेली प्रतिदिन जो है ये जो कंपनियों के ऊपर डाल दिया गया था कि वो अपनी मर्जी से घटाते बढ़ाते रहते हैं, उस पर इनको पूछने की जरूरत नहीं होती। और बहुत पहले होता था, कांग्रेस के भी टाइम पे होता था कि बहुत पहले यही था कि लोग कंफर्म और सरकार से ही के ऊपर परमिशन लेकर के ही घटा बढ़ा सकते थे। तो इनको जो छूट मिली कुछ नुकसान उससे भी हो रहा है, उससे भी विचार विमर्श चल रहा है। अच्छा, कुछ जो है कुछ दिक्कतें जो है इससे भी आई हैं। आज महंगाई का और प्रॉब्लम का जो लोग त्राय कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे एक महामारी भी अचानक आई और हम 1.5 साल से पूरा देश परेशान है, उसमें कहीं दो राय नहीं है, जिसमें सरकार से लेकर के और पूरा प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक का हर जगह की हर सरकारें काफी जो है प्रयासरत हैं और काफी दिक्कत में और चिंतित भी हैं। निश्चित इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है, टैक्स जो है वो प्रदेश लेवल पे कर दिया गया है। अगर जो प्रदेश चाहें वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है अपना टैक्स घटा सकते हैं, उससे उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई प्रदेश कोई देश का कोई ऐसी पार्टियां हो जिसको भाजपा के अलावा कोई प्रदेश का लोग अपना मुख्यमंत्री टैक्स घटा दिया हो तो मेरे ख्याल में एक आध उदाहरण हो तो बता दें तो ये भी एक अच्छा होगा, वो जनता के हित में होगा। वरना जो चल रहा है उसी पे चल रहा है और इसका एक अस्थायी हल खोजा जा रहा है, निकाला जा रहा है। ठीक है रत्नाकर जी, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की भी सरकार है, तो वहां पर क्या आप इस रेट को नहीं घटा सकते? हालांकि आपने महाराष्ट्र में जिस तरह से प्रदर्शन किया पेट्रोल डीजल को लेकर वो सबने देखा, लगातार वहां पर हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। फिलहाल मैं इस सवाल का आपसे जवाब जरूर लूंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे और उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। फिलहाल बात पेट्रोल डीजल की कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों गेस्ट मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह जी, आपके पास में आ रही थी, आपसे जवाब मैं लेना चाहूंगी कि हर जगह पर पेट्रोल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं कि राज्य को ये सेस हटा लेना चाहिए, कुछ कम कर लेना चाहिए? देखिए हटाएंगे तो नहीं, लेकिन कुछ कम कर लेना चाहिए ताकि जनता को राहत मिल सके। देखिए, राज्यों के साथ सबसे बड़ा धर्म संकट ये है कि आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसमें राज्य जो अपना वैट वसूलती है और केंद्र सरकार जो एक्साइज टैक्स वसूलती है, तो केंद्र सरकार जो एक्साइज टैक्स जो वसूलती है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, वैट तो एक बहुत छोटा अमाउंट होता है,
जो राज्य सरकारें वसूलती है। आपको ये मैं बता दूं कि आज जो है क्रूड ऑयल का कीमत का बेसिक प्राइस जो है वो 32 रुपया है। हमारे देश में जो है सर्वाधिक टैक्स वसूला जाता है विश्व में। कहीं अगर सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने का काम कहीं किया जाता है तो मोदी सरकार द्वारा किया जाता है, भारत देश में किया जाता है। आपको यह भी जानकारी मैं दे दूं कि आज हमारे पड़ोसी मुल्क जो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, वहां पे पेट्रोल की कीमतें हमसे लगभग आधा दामों में बेचा जाता है। तो वहाँ की सरकारें जनता के प्रति संवेदनशील है। यहाँ की सरकार वहाँ की सरकारें ठीक है, वो जनता के प्रति संवेदनशील है, ठीक है, लेकिन फिलहाल भारत की जो स्थिति है, हम बात भारत की कर रहे हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं, मैं उसके बारे में जानना चाह रही हूँ आपसे। अगर केंद्र सरकार इस तरह का कोई कदम अगर उठाती है, इस पर जिस तरह से कहा उमैद सिंह जी ने कि विचार इस पर चल रहा है, अगर उठाती है तो क्या राज्य सरकारें भी थोड़ा बहुत सेस को कम कर सकती हैं? बिल्कुल। अगर देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि राज्य सरकारों का बहुत सारा जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के पास हजारों करोड़ पड़ा हुआ है। लगभग सारे कांग्रेस शासित राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हजारों करोड़ केंद्र सरकार अभी फंड रिलीज नहीं की है, जो जीएसटी का पैसा आना है राज्य सरकारों का। तो अगर केंद्र सरकार कहीं पे भी एक्साइज ड्यूटी अगर कम करती है, तो अगर राज्यों को अगर जीएसटी का पैसा उनको मिलता है तो राज्य सरकारें भी जरूर सोच सकती हैं उनके ऊपर कम करने के लिए। यह तो लाजमी है, लेकिन कदम तो उठाए केंद्र सरकार, कहीं कदम तो उठाए, कहीं पे एक्साइज ड्यूटी कम करके तो दिखाए। राज्य सरकार उसको जरूर फॉलो करेंगे। अगर उनको कहीं पे इनकम का कोई जरिया अगर बना हुआ है, जो छोटा एक वैट के माध्यम से ये लोग राज्य सरकारें वसूलती हैं, अगर वो भी कम कर दिया जाए और केंद्र सरकार जीएसटी का पैसा भी नहीं दे, तो राज्य सरकारें चलेंगी कैसे? कैसे तनख्वाह दिया जाएगा? कैसे लोगों की सैलरियां दी जाएगी? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इस पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। केंद्र सरकार इसको एक्साइज ड्यूटी कम करे, राज्य सरकारें उनको फॉलो जरूर करेंगी। अगर जीएसटी का पैसा इस पर विचार चलता रहेगा। देखिए, हम तमाम बार ऐसे जब बातें करते हैं तो लगातार यही जवाब प्रवक्ताओं की ओर से आता है कि इस पर विचार चल रहा है। विचार ये कब तक चलेगा और आखिर कब इस पर कोई फैसला लिया जाएगा? हेलो जी उमैद जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, अभी तक तो आवाज बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा था जी। आप बताएं। उमैद जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं कि अगर सरकार इनिशिएटिव लेती है केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार भी इस चीज पर अपना फैसला लेंगे और कर सकते हैं, वो भी रेट घटा सकते हैं। लेकिन सरकार से जब भी हम तमाम प्रवक्ताओं से बात करते हैं, यही जवाब आता है कि हम विचार कर रहे हैं। ये विचार कब तक चलेगा सर? यही दुर्भाग्य है देश का कि हम लोग बोलते सब लोग हैं एक दूसरे को। कल को अगर रत्नाकर जी पक्ष में रहेंगे, मैं विपक्ष में रहूंगा, तो यही बोलूंगा। आज हम पक्ष में हैं, वो विपक्ष में हैं, तो यही बोलते हैं। यही चलती आ रही है। इन सब चीजों को अब जनता समझने लगी है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जनता के हाथ में हर 5 साल पे मौका मिलता है। तो स्थितियां, राजनीतिक पार्टियों की स्थितियां बिगड़ेगी, इससे बनेगी नहीं। इस पे खुले दिल से, साफ दिल से करना पड़ेगा। स्वतंत्र है पूरे प्रदेश, हर प्रदेश स्वतंत्र है। अगर वो चाहे करती है कि केंद्र गलत कर रहा है, तो अपने हाथ में जो सही है उसको करके दिखाना चाहिए। लेकिन रत्नाकर सिंह जी कह रहे हैं उमैद जी कि जो भी जीएसटी का उनका पैसा है वो उन तक नहीं मिल पाया है। अगर वो एक्साइज ड्यूटी को भी कम कर देती हैं, तो आखिर सरकारें किस तरह से चलेगी, लोगों को सैलरी किस तरह से दी जाएगी? बड़ा स्पष्ट। हाँ, यही दिक्कतें सबके लिए है और वही सोच करके वो सारे बिल पास होते हैं, सारे नियम लागू होते हैं और उसमें सारे सदस्य साथ ही होते हैं। कोई अलग से कहीं नहीं रहते हैं बाहर। वो पार्लियामेंट में और राज्यसभा से ही पास होते हैं सारी चीजें। तो उसमें जनता के बीच में पार्लियामेंट में अलग और जनता के बीच में अलग बोलना ठीक नहीं रहता है। इसमें सबको मिलकर के खुले दिल से साथ देना चाहिए। आज निश्चित तौर पे आज जो हालात आए हैं देश के ऊपर, इस सैकड़ों साल बाद ऐसी स्थिति से देश गुजर रहा है। ये आजादी के बाद ये स्थिति कभी नहीं आई थी। वो एक अचानक जो है सारी चीजें आई है देश के ऊपर। उसके ऊपर मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास, आपकी प्रतिक्रिया इस पर पूरी जरूर लूंगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। यात्रीगण
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 3 बजे की 3 बड़ी खबर में बात पेट्रोल डीजल की कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। दोनों तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, समय की थोड़ी कमी है, इसलिए आपका लास्ट कमेंट मैं लेना चाहूंगी। रत्नाकर सिंह जी, आपसे सिर्फ एक सवाल कि आखिर विपक्ष की भूमिका में आप क्या किस तरह से चाहते हैं कि ये जो पेट्रोल डीजल के कम है, ये रेट है, ये कम हो जाए और महंगाई की पर लगाम लगे? देखिए, पेट्रोल और डीजल से अर्थव्यवस्था बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसकी कीमतें बढ़ती हैं तो यह ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है भारत की इकोनॉमी में। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से इस पे आम जनता को असर पड़ेगा। और मेरा सवाल मोदी सरकार से यही है कि अगर श्रीलंका हमसे आधे दाम में पेट्रोल बेच सकता है, नेपाल अगर आधे दाम में बेच सकता है, तो हमारे पंतप्रधान माननीय मोदी जी यह क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 21.5 लाख करोड़ 2014 से लेके अभी तक 21.5 लाख करोड़ रुपए जो है मोदी सरकार जनता के पॉकेट से निकाल चुकी है और अपना खजाना भरने का काम कर रही है। ठीक है, वो पैसे क्यों नहीं कम कर रही है? टैक्स जी, मैंने सवाल सर आपसे ये पूछा था कि विपक्ष की भूमिका में आप क्या कदम इस पर उठा सकते हैं, लेकिन उसका जवाब मुझे फिलहाल नहीं मिला है। ठीक है, मैं उमेश सिंह जी आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी। किस तरह से सरकार कब तक इस रेट को कम कर सकती है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, कब महंगाई पर लगाम लगेगी? उमेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है उनसे। ठीक है, उनका जवाब फिलहाल मैं नहीं ले पाई, लेकिन रत्नाकर सिंह जी आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिर विपक्ष की भूमिका में आप क्या कर रहे हैं। ये बात बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि देखिए सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है, आपको भी उनके साथ रहना होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करना सरकार का काम होता है। सरकार इस पे निर्णय लेती है कि वह पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है उसमें टैक्स वो बढ़ाना है कि घटाना है, ये निर्णय सरकार का है। विपक्ष का देखिए, विपक्ष इसमें वो किसी भी तरह का क्या अच्छा सहयोग कर सकती है? निर्णय उनको लेना है। सर, सहयोग ये हो सकता है रत्नाकर जी, सहयोग ये हो सकता है कि आप जहां पर भी आपकी सरकारें हैं, आप वहां पर एक पहल तो कीजिए सर, पहल तो कीजिए। क्या पता कि सरकार इसे सीख ले। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम आपने बातचीत के लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पेट्रोल डीजल की बात हम कर रहे थे, लेकिन अब बात आगे अगली खबर की कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MFS रेट में कोई भी बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4% रहेगा और MSF रेट और बैंक रेट बिना किसी बदलाव के साथ 4.25% ही रहेगा। वहीं रिवर्स रेपो रेट भी बिना किसी बदलाव के साथ 3.35% पर रहेगा। ये जानकारी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी है। इस वजह से EMI में भी कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2021 और 22 में वास्तविक GDP वृद्धि दर का अनुमान 9.5% है। ये पहली तिमाही में 18.5, दूसरे तिमाही में 7.9 और तीसरे तिमाही में 7.2 और चौथी तिमाही में 6.6 रहेगी। CPI मुद्रास्फीति 2021-22 में 5.1% रहने का अनुमान है। RBI गवर्नर ने कहा कि मॉनसून सामान्य रहने से अर्थव्यवस्था की हालत सुधरने में मदद मिलेगी। मुद्रास्फीति में हाल ही में आई गिरावट के कुछ गुंजाइशें बनी है। आर्थिक वृद्धि की पटरी पर उसको लाने के लिए सभी तरफ से नीतिगत समर्थन की आवश्यकता है। RBI का अनुमान है कि रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। गवर्नर दास ने कहा कि RBI 17 जून को 40,000 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करेगा। फिलहाल के लिए 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए NB न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल